Hello friends, this is Mansi and welcome to Career Notice Board. So finally पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मोर देन 28,000 सीट्स के लिए GDS के अंदर 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। आई नो फ्रेंड्स कि हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसमें हमें पता है कि किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारे 10th बेसिस पर हमें यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। सो यस, आज के वीडियो में हम GDS की इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग की तरफ से रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आया है। एंड टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ GDS, जिसके अंदर 3 डिफरेंट पोस्ट है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे BPM बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। ठीक है, नाउ द डिटेल्स ऑफ द टेंटेटिव वैकेंट पोस्ट इन ईच सर्कल और डिवीजन आर गिवन इन एनेक्जर 1। सो एनेक्जर 1 में आपको जो भी कहाँ कौन से सर्कल से कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में पता चलेगा। एंड द एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पर उन्होंने उनकी ऑफिशियल लिंक दी हुई है। सो हमें अब एनेक्जर 1 में जाकर अगर कौन से सर्कल से कितनी वैकेंट पोस्ट है इसके बारे में जानकारी लेना है, सो हम सिंपली इस लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ से एंड गूगल में जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एनेक्जर्स लिखा है। यहाँ से एनेक्जर 1A में हम लोग जब जाएंगे तो हमें एक नई PDF मिलेगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट सर्कल्स मींस आंध्र प्रदेश सर्कल में जो लैंग्वेज है वो आपको तेलुगु, अगर आप आंध्र प्रदेश सर्कल से भरना चाहते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट है उसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो येस, फॉर्म भरने से पहले आपने इस एनेक्जर 1A को ज़रूर देखना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ वापस। येस, सो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आप एक ही बार कर सकते हैं एक कैंडिडेट के लिए। सो आपको बहुत केयरफुली आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच और अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स। आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, इसलिए आपको अगेन एडवाइस किया गया है कि आपने केयरफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर एनेक्जर 2 की भी बात हुई है जिसमें पूरा इन डिटेल बताया हुआ है कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो ये हम फर्दर भी देखेंगे। इसके बाद में आपको जब आपको फॉर्म फिलिंग डेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगेन 2 दिन का करेक्शन विंडो मिलने वाला है, जो कि अगर किसी के फॉर्म में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी तरह की कोई मिस्टेक कमिट हो गई है सो वो करेक्ट करने के लिए। बट हमें अपने एंड से मेक श्योर करना है फ्रेंड्स कि हम कोई भी मिस्टेक कमिट ना करें। आफ्टर दैट शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है 31 जनवरी से। एंड 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक ये जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट के लिए डेट हमें दी गई है 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026। बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज़ का ही टाइम हमें मिला है। आई थिंक वो सफिशिएंट है फॉर्म फिल करने के लिए। सो प्लीज़ लास्ट डेट तक के वेट मत करना। इसके बाद जैसे कि उन्होंने करेक्शन विंडो की बात करी है, सो 18 और 19 फरवरी को आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो मिल जाएगा। आगे हम फॉर्म में देखें, आगे हम इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि जो सर्विस कंडीशंस है एंड जो भी यहाँ पर 3 डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए उसका जॉब प्रोफाइल दिया गया है, यानी कि आपको उस जॉब के अंडर आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो पहले तो इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि GDS जो है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं डिपार्टमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिए उनके जो अलाउंसेस है, जो भी इमोल्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनके जैसे सेम नहीं होते हैं। बट आप लोग को भी काफ़ी जो अलावेंस है वो मिलते हैं, बस इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं होता है। उसके बाद में जो GDS की पोस्ट है वो मोस्टली रूरल एरियाज़ में सर्व करना पड़ता है उन्हें। एंड जो उनका टाइम पीरियड है वर्किंग आवर्स होता है वो मैक्सिमम 4 आवर्स होता है एंड मैक्सिमम 5 आवर्स अ डे आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट बिग टाइम, आई थिंक कि अच्छे से आराम से बैठ के काम हो सकता है। एंड इसके साथ ही दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एज BPMs, जो कैंडिडेट्स पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे उन्हें खुद ही अरेंज करना होगा अकोमोडेशन फॉर रनिंग द पोस्ट ऑफिस। मतलब पोस्ट ऑफिस रन करने के लिए आपको खुद ही जो है एक लोकेशन, एक अकोमोडेशन यहाँ पर खुद अरेंज करना होगा आपके खुद के कॉस्ट पर। ओके,
सो यहाँ इसके बाद हम देखेंगे हर एक जॉब प्रोफाइल, हर एक पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल की आपको कौन कौन से काम वहाँ करने हैं। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी सिलेक्शन होती है, सो आपको पहले तो मेक श्योर करना है कि जो आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके जो डे टू डे काम है वो एकदम कंटिन्यूसली रेगुलरली विदाउट एनी इंटरप्शन चल रहे हैं। उसके बाद आपने मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि आपको किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ का मार्केटिंग या प्रमोशन करना है, सो आपको वो करना होगा। इसके बाद में आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ऑफिस है वो टाइमली और स्मूथली फंक्शन करे। एंड इसके बाद अगर आपके सुपीरियर्स लाइक मेल ओवरसियर, इंस्पेक्टर पोस्ट, मतलब या आपसे बड़ी पोस्ट वाले कोई भी ऑफिसर्स अगर आपको किसी तरह का कोई काम असाइन करते हैं तो आपको उसे भी कंप्लीट करना है। एंड जो रेसिडेंस एंड अकोमोडेशन है, सो आपको जिस लोकेशन में येस द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एट एज GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। येस, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके लिए आपको अकोमोडेशन खुद के कॉस्ट पे अरेंज करना है, दैट टू बिफोर एंगेजमेंट, मतलब आपकी सर्विस शुरू होने से पहले। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए। सो अगर इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है या अगर आप इस पोस्ट को ऑप्ट करते हैं, सो आपके वर्किंग की चीज़ों में आ जाएगा कि सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। हो सकता है कि आपको मेल डिलीवर करना हो, आपको जो स्टैम्प्स है वो आपको या स्टेशनरी आपको सेल करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो BPM है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसे असिस्ट करना पड़ेगा जो भी ऑपरेशंस, पोस्टल ऑपरेशंस रहेंगे उसमें। इसके बाद अगेन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें आएगी आपको वो काम करना पड़ेगा। एंड ABPM में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज़। हो सकता है कि अगर BPM एब्सेंट है या वो किसी तरह से अवेलेबल नहीं है तो आपको उनकी भी ड्यूटी संभालनी पड़ेगी। एंड अगेन अगर आपके सुपीरियर्स ने आपको किसी तरह का कोई काम दिया है तो आपको वो भी मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से कर रहे हैं। रेसिडेंस के लिए आएगा कि आपको जो लोकेशन आपको अलॉट हुआ है उसी लोकेशन में आपने रिसाइड भी करना है आपकी जॉब के थ्रू। इसके बाद जो थर्ड पोस्ट है डाक सेवक, इसके अंदर में जो भी काम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट द डोर स्टेप, आपको मेल देने पड़ सकते हैं, जाकर स्टैम्प्स सेल करना पड़ सकता है। उसके बाद में डाक सेवक इन द मेल ऑफिसेज विल हैंडल रिसीप्ट, डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, शिपमेंट ऑफ बैग्स, मतलब अगर जो भी ट्रांसशिपमेंट या फिर शिपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिसीप्ट्स है उसे हैंडल करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी अगर आप डाक सेवक के लिए सिलेक्ट होते हैं। एंड डाक सेवक विल ऑल्सो असिस्ट पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर, मतलब कि अभी जो भी पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर की पोस्ट हमने ऊपर देखी है उसे आपको असिस्ट करना पड़ सकता है। रेसिडेंस के लिए अगेन आएगा कि जो भी डिलीवरी का जुरिसडिक्शन है, जो भी लोकेशन आपको अलॉट हुआ है उसी लोकेशन में आपने रह के आपका काम करना है। इसके बाद हम देखेंगे इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। सो यहाँ पर आपको ईयरली बेसिस पर 3% आपका जो अलाउंस है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, हमने पहले ही देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तरह आपका अलाउंस या इमोल्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बट काफ़ी हद तक होते भी है। सो अगर हम बेसिक पे देखते हैं, सो BPM का जो बेसिक पे है वो 12,000 to 29,380 रुपीज़ तक के आपको मिल जाएगा। ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा आपको जो डियरेंस अलाउंस है वो सब दैट विल बी डिफरेंट। एंड अगर आप ABPM या फिर डाक सेवक के लिए सिलेक्ट होते हैं, सो 10,000 to 24,470 रुपीज़ तक के आपका जो है बेसिक पे ये रहेगा। सो अकॉर्डिंगली आप आपकी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिला है, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट SC/ST में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही OBC के लिए 3 ईयर्स, EWS के लिए किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए। PWBD के लिए कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स के लिए, एंड PWBD है और प्लस OBC अगर आप है सो 13 ईयर्स, एंड PWBD और SC/ST अगर आप है तो आपका 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 10th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया हुआ है सो आप इस फॉर्म के लिए बेझिझक जा सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जिस भी एरिया से आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, बिकॉज आपको उस लोकेशन में जाके आपको डील करनी होगी चीज़ों से। एंड अगर आपको ये ना किस लोकेशन में कौन सी लैंग्वेज स्पीक बोली जाती है, अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो हम एनेक्जर 3 में जाकर आप देख सकते हैं। ये आपको अगेन जैसे हमने इसके पहले एनेक्जर 1A देखा था, बिल्कुल उसी तरह आप एनेक्जर 3 भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है।
इसके साथ अब 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन के साथ में जो अदर चीज़ें आपको लगेगी यहाँ पर, वो है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आपको रहने वहने के लिए प्रॉपर आपका सब कुछ होना चाहिए। रिजर्वेशन, जो भी स्टूडेंट्स SC ST या किसी भी OBC या PWBD कैटेगरी, जिस भी प्रकार का अगर आप रिजर्वेशन अगर कोई ले रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट हो, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आगे आपकी पोस्ट से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसके साथ ही फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एनेक्जर 5 में आपको देखने मिलेगा, जो कि इसी PDF के एंडिंग में है। सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। इसके बाद द परमिसेबल डिसेबिलिटी फॉर PWBD एप्लीकेंट्स इज़ एज अंडर, मतलब कि जो भी PWBD के एप्लीकेंट्स रहेंगे उनके लिए भी बताया गया है कि आपको अगर उस डिसेबिलिटी के लिए आपको कितना % रिजर्वेशन मिलेगा। सो अगर जैसे लो विजन कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 1% रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। डेफ है या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है, सो अगेन 1% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। उसके बाद में अगर किसी तरह का बोथ लेग डिसेबिलिटी है या फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटी है या फिर लिम्ब डायसफंक्शन है, सो अगेन 1%। एंड अगेन स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अगर कोई कैंडिडेट्स है तो उन्हें भी 1% का यहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। उसके बाद पर्सन्स हैविंग डिसेबिलिटी इन बोथ लेग आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, द पोस्ट ऑफ डाक सेवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट दोनों पैरों से अगर उन्हें डिसेबिलिटी है, सो उन्हें सिर्फ एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते पॉसिबल होगा, दैट इज़ डाक सेवक। इसके बाद हाउ टू अप्लाई में हमने देखा है कि ऊपर जो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड की गई थी, उसी लिंक में जाके हमने जो है फॉर्म हमारा फिल करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर यहाँ पर हम देखते हैं, सो ये एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के थ्रू होगा कि जैसे ही फॉर्म की डेट्स कंप्लीट हो जाएगी, सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। सो जो मेरिट लिस्ट है वो आपके जो भी मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। येस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से बोर्ड्स में ऐसा होता है कि सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स दिए होते हैं या फिर CGPA दिया होता है, सो हमें वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। आपको यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने स्पेशली ये जो एक टेबल है कि आपको 9.5 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके आपका जो भी है मार्क्स वहाँ पर निकाले जाएंगे, एंड उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। बिकॉज़ यहाँ पर वो लोग मार्क्स ही कंसिडर करने वाले हैं, वो किसी भी तरह के ग्रेड पॉइंट्स या CGPA कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स और ग्रेड्स इनटू मार्क्स एंड आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ग्रेड्स पॉइंट्स ओनली वेर एवर एप्लीकेबल वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ, ये आपको देखना है कि आपने उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट नहीं करना है। जहाँ पर भी आपका जो भी ग्रेड पॉइंट्स है या जो भी मार्क्स है, वो आपको एज इट इज़ फॉर्म फिल करते वक्त अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो आपको वही फिल करना है जो आपके मार्कशीट में आपको देखने मिल रहा है। आफ्टर दैट वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ टाई, अगर आपका किसी भी तरह से टाई आता है तो किस सीक्वेंस में उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो पहले तो ये देखा जाएगा कि एज में कौन बड़ा है, उसके बाद ST ट्रांस वुमेन, उसके बाद ST फीमेल, SC ट्रांस वुमेन, फिर SC के फीमेल कैंडिडेट्स, OBC ट्रांस वुमेन, OBC फीमेल, EWS ट्रांस वुमेन, EWS फीमेल, अंडर अनरिजर्व्ड ट्रांस वुमेन, अनरिजर्व्ड फीमेल, ST ट्रांस मेल, ST मेल। सो इस सीक्वेंस में बेसिकली आप लोगों को जो है प्रेफरेंस देखने मिलेगा अगर आप लोगों का कहीं भी किसी भी कैंडिडेट के साथ में टाई आता है तो। इसके बाद एप्लीकेंट शुड एंटर ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एक्सेट्रा, जैसे एज़ पर द 10th क्लास मार्कशीट। मतलब आपको एज इट इज़ आपका सारा डेटा वहाँ से फिल करना है, आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें जो है अपनी तरफ से ऐड अप नहीं करनी है, और मेक श्योर करना है कि आप सारी स्पेलिंग्स भी करेक्टली फिल करें। उसके बाद एप्लीकेशन विद ब्लर्ड और इलेजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर्स विल बी रिजेक्टेड। आप जो भी फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो ब्लर रही तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देन कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको चीज़ें अपडेट की जाएगी, तो आपको बोला गया है कि जो GDS की ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल है वो वहाँ पर ही सारे जो भी प्रोसीजर्स, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आगे होगा प्रोसीजर, वो आपको वहीं पर देखने मिलेगा। सो आपने विजिट करते रहना है वेबसाइट को, पोर्टल को। एंड इसके अलावा आप जो email ID एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे उसमें भी आपको अपडेट देखने मिलेगा GDS की तरफ से। उसके बाद अब जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास कंपलसरीली होने ही चाहिए।
So while attending for document verification, the candidates will require to carry the following documents in original as and 2 sets of self attested photocopies for submission. So आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी यानी कि ज़ेरोक्स कॉपीज़ भी कैरी करनी है. सो आपकी जो मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट जिनके लिए रिक्वायर्ड है, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ. सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अभी से रेडी करके रख लेने हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए. उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल और लोकल डायलेक्ट्स और लैंग्वेज इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा. अब अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा इन 3 स्टेट्स में से किसी में ऑप्ट कर रहे हैं, सो आपको उसकी जो अथॉरिटी है वहाँ से जो भी सर्टिफिकेट्स है रिक्वायर्ड वो आपके पास होने चाहिए. The verification will be deemed successful and a system generated offer of provisional engagement will be issued immediately. अब जब आपका एक बार आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो आपको एक सिस्टम जनरेटेड जो है प्रोविजनल एंगेजमेंट के लिए ऑफ़र मिलेगा एंड उसके बाद आप आपकी सर्विस जो है वो शुरू कर सकते हैं. एंड येस, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज़ फॉर ज्वाइनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़. मतलब आपको जैसे ही आपको जो प्रोविजनल एंगेजमेंट का आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, सो उसके बाद आपको 30 डेज़ के अंदर में आपका जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है. अगर आपने 30 डेज़ में ये काम नहीं किया, सो आपका जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसकी तरफ जो है ये चीज़ें चले जाएगी. Then, shortlisted candidates in supplementary list will have to undergo the same process for verification of documents. अब जो मेन लिस्ट रहेगी, इसके अलावा अगर कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है उसके अंदर भी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सो उन्हें भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस के थ्रू ही उन्हें भी जाना पड़ेगा. सो इसके बाद हम देखेंगे एनेक्सर 2, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली फॉर्म कैसे फिल करना है. सो द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. यहाँ पर 2 पार्ट्स है. बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है. उसके बाद में फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पर आप एक्चुअल फॉर्म जो है आपका फिल करेंगे. सो इसके लिए उन्होंने एक जो ऑफिशियल लिंक है वो हमें प्रोवाइड करी हुई है. इसी लिंक पर जाकर आपको आपकी सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है. इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑथेंटिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू ही आपका जो भी रिज़ल्ट है शॉर्ट लिस्टिंग का या फिर प्रोविजनल एंगेजमेंट का जो भी ऑफ़र लेटर वगैरह है वो सभी आपको उसी के थ्रू कम्युनिकेट होगा. इसलिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है आपके साथ रेडी रखना है. अगेन इसके बाद में जो है सेम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी 2 कैंडिडेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप सेम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज़ ना करें. इसके बाद अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, सो यहाँ पर जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है यानी कि आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल आईडी, ये आपको तैयार रखना है ताकि आप इन दोनों को वेरीफाई कर सकें OTP के थ्रू. एंड आपको आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो भी तैयार रखना है ताकि आप उसमें से देखकर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उसे भर सके. सो आगे हम देखेंगे कि हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है. सो आपने जो लिंक प्रोवाइडेड है वहाँ जाना है. उसके बाद में न्यू कैंडिडेचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपने आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, जहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालकर उसे वेरीफाई करना होगा. आपका एक OTP जनरेट होगा उसके थ्रू. एंड उसके बाद आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी है जो आपको आपके जो 10th का मार्कशीट है उसमें से देखकर डालनी है ताकि आप करेक्टली आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करें. एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें स्पेलिंग्स में या किसी भी चीज़ को लेकर. इसके बाद जो है आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड सबमिट करने के बाद. एंड उसके बाद आपका जो एक आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा एंड एक पासवर्ड मिलेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा. इस पासवर्ड को आप आपका फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी रजिस्ट्रेशन डिटेल को करेक्ट करनी है, सो आप क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डेटा पर जाकर आप जो भी आपका करेक्शन है वो कर सकते हैं. बट आपको मेक श्योर करना है, एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि जो आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो आपको कम्प्लीटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली फिल करना है. इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2, यानी हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है. सो फ्रेंड्स, हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिला था SMS के थ्रू मोबाइल नंबर पे, उसकी हेल्प से हमने पहले तो लॉगिन कर लेना है. इसके बाद हमने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है आपकी, जो भी
आपके मार्कशीट पर दी हुई है एकदम एग्जैक्टली वैसे ही। उसके बाद आपने आपका जो बोर्ड एंड एजुकेशनल डिटेल्स है वो फिल करनी है। आफ्टर दैट डिवीज़न सिलेक्शन एंड पोस्ट प्रेफरेंस देना है, आपको डिवीज़न सिलेक्ट करना है जहाँ से भी आपको आपका जो फॉर्म है वो भरना है, एंड पोस्ट प्रेफरेंस देना है। सो डिवीज़न सेलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए और वो आपने 10th तक के पढ़ी हुई होनी चाहिए। सो वो चीज़ कंसिडर करना। आफ्टर दैट आपने जो है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड फाइनल सबमिशन के पहले आपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है ताकि आप चेक कर सके थे कि किसी तरह की मिस्टेक तो नहीं हो गई है। एंड फाइनली फिर जिन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस एप्लीकेबल है आपने फ़ीस पेमेंट करना है, एंड आपका जो फॉर्म है उसके बाद में सक्सेसफुली सबमिट करना है। नाउ पेमेंट ऑफ फीस के बारे में हम देखते हैं कि फीस ऑफ 100 रुपीज़ इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन द चॉइस ऑफ डिवीज़न, मतलब कि आपको 100 रुपीज़ का फ़ीस पे करना पड़ेगा। अब जो SC ST एंड PWD एंड ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स है उन्हें किसी भी तरह की कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगाई गई है, एंड जो फ़ीस पेमेंट है वो आप ऑनलाइन करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI फैसिलिटी, जिस भी तरह का आप जहाँ से भी आपको करना है आप जो है फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने फ़ीस एक बार पे कर दी वो किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं होगी। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप करेक्टली जो है आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस। सो एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन और मोर वेकेंट पोस्ट ऑफ GDS इन ओनली वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन, मतलब आप किसी भी एक डिवीजन, लाइक फॉर एग्जांपल अमरावती डिवीजन है, सो आपने उस एक ही डिवीजन के अंडर में देन जो डिफरेंट पोस्ट है आप उसके लिए प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, बट आपको डिवीजन एक ही सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में हम देखेंगे अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो हम लोग को अपलोड करना है। सो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो आपकी फ़ाइल फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG ही होना चाहिए। फ़ाइल का साइज़ 30 to 100 KB ही होना चाहिए। इमेज के डायमेंशंस भी यहाँ दिए हुए हैं 320 to 400 पिक्सल्स। ये बहुत ईजिली ऑनलाइन हो जाता है एडजस्ट। सो आप किसी भी एक साइट पर जाकर आपका जो इमेजेस है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। एंड जो आपका फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड है वो आपको प्लेन वाइट या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। आपने सनग्लासेस नहीं पहनने चाहिए, आपकी जो आँखें हैं वो रेड नहीं होनी चाहिए, एंड आपको मेक श्योर करना है कि जो लाइट है वो प्रॉपर हो, एंड आपको सेल्फीज़ या किसी तरह की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद सिग्नेचर के बारे में हम देखेंगे कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। अगेन इसमें भी सेम है कि फ़ाइल फॉर्मेट JPEG या JPG होना चाहिए, साइज़ 20 KB या 200 KB होना चाहिए, एंड इसमें भी डायमेंशंस दिए हुए हैं कि 300 × 120 पिक्सल का आपका जो है डायमेंशन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये आपने सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ फॉर्म फिल करने के पहले ही रेडी करके रख लेना है ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त रुकना ना पड़े। एंड जो भी आपका सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ है वो ब्लर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। सो हमें पता है कि हमें 2 दिन का करेक्शन विंडो मिलने वाला है जो कि 18 और 19 फरवरी को रहेगा, पर हमें मेक श्योर करना है कि हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हमें पहले ही हमारा फॉर्म जो है एकदम करेक्टली फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस फॉर GDS एंगेजमेंट। सो कौन सी सर्कल में कौन सी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दी हुई है। सो आपका फॉर्म फिल या फिर आपका जो सर्कल है वो सिलेक्ट करने से पहले आपने एक बार इसे रिव्यू ज़रूर करना है। एंड आफ्टर दिस आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं जो जिससे भी रिक्वायर्ड, लाइक फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट। आपका जो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करते हैं या फिर अपलोड नहीं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आपको वो लगेगा, सो आपका वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो यस, इसके साथ हम आ गए हैं इस नोटिफिकेशन की एंड में। आपको इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप ये जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर ले। अगर आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की एंड पे और हमारे वीडियो के एंड पर भी। सो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं दिया है फॉर्म फिलिंग के लिए, सो जल्दी से जल्दी आपने आपका फॉर्म फिल कर लेना है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टिल देन, all the very best for your selection and see you in the next video.